स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसए स्टडी पॉइंट्स में। और क्लास 12th के फिजिक्स में पहले चैप्टर में मैंने अक्षीय वाला, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने अक्षीय पर स्थित जो है अब उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बता दिया है, समझा दिया है। आप उसको जो है प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। क्लास 12th का टोटल चीज़ जो है फिजिक्स का अलग प्लेलिस्ट में है, मैथ का अलग प्लेलिस्ट में, तो प्लेलिस्ट से भी आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और देख लीजिए यहाँ पे मैं क्या पढ़ने वाला हूँ आज। तो निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय रेखा की बात हो, निरक्षीय रेखा सबसे पहले तो निरक्षीय रेखा कहते किसको है ये हम सीख लेंगे, जान लेंगे। ठीक है, कि निरक्षीय रेखा किसे कहते हैं इसको मैं पूरा फुल बताने वाला हूँ कि उनको कैसे नोट करना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ, उस पर पूरा आप ध्यान दीजिए और ध्यान देना पड़ेगा। इधर देखिए, सबसे पहले तो हमको जानना है कि भाई विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो एक बार विद्युत द्विध्रुव का मैं परिभाषा बता दे रहा हूँ आपको कि परिभाषा होता है परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति के, परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेशों को एक पास रखा जाए तो वो निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ये कंडीशन होता है। ठीक है, ये विद्युत द्विध्रुव का हो गया। लेकिन हमको अगर जो पेपर में अगर जो लिखना हो कि निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो हम कैसे लिखेंगे देखिएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, तो हम सबसे पहले लिखते हैं क्या, देखिए मैं लिख के भी बता दे रहा हूं आपको और समझा दूंगा। यहाँ पे पहले मैं फिगर को थोड़ा सा समझा देता हूं, फिगर को समझ लीजिए। ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। ठीक है, अब हम लिखने वाले क्या है कि निरक्षीय रेखा किसे कहते हैं। पहले तो ये लाइन हम लिखेंगे। देखिए मैं बोल रहा हूं, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत रेखा को निरक्षीय रेखा कहते हैं। कितना आसान बात है, देख लीजिए। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत रेखा को निरक्षीय रेखा कहते हैं। निरक्षीय रेखा कहते हैं। ये बात हमको इतना लिखना होता है। अब मैं आपको फिगर समझा रहा हूँ और फिगर का क्या क्या पोजीशन लिखना होता है इस बात को मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। मैं जो पोजीशन बताने वाला हूँ उस पर ध्यान दिया जाए पूरा। क्या लिखेंगे कि द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत रेखा को निरक्षीय रेखा कहते हैं। इतना बात फाइनल हो जाता है। इसके बाद से देखिए, ये द्विध्रुव है ना जी, ये द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत रेखा को क्या कहते हैं, निरक्षीय रेखा कहते हैं। इसी में हम लिख देंगे कि माना ए बी एक द्विध्रुव है। देख लीजिए, ए बी एक क्या है, द्विध्रुव है और उनके बीच की दूरी 2D है। कितनी है, 2D है। बिंदु ए पर -q तथा बिंदु बी पर +q आवेश उपस्थित है या है। ठीक है, इतना बात लिखना है। मैं जो लिखने वाली बात आपको बता रहा हूं मैं फिगर में समझा सकता हूं, उसको आप समझ लीजिए। क्या कंडीशन है देखिएगा, हम लिखेंगे द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत रेखा को निरक्षीय रेखा कहते हैं। ए बी एक द्विध्रुव है जिस ए बिंदु पर -q तथा बिंदु बी पर +q आवेश उपस्थित है। इन दोनों के बीच की दूरी 2D है। ठीक है, 2D है। और तो 2D है तो इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब ध्यान दीजिए, मैंने जो लिखा है इसको मैं फिगर के माध्यम से भी आपको बता दे रहा हूं कि हमको पहले ये लिख देना होता है। इतना लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, देख लीजिए। मैं यहाँ ये जो लाइन लिखा हूं इसी में मैं बोल रहा हूं, आप सुनिएगा। लिखेंगे कि द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत रेखा को निरक्षीय रेखा कहते हैं। माना ए बी एक द्विध्रुव है, ठीक है,
और बिंदु ए पर माइनस क्यू, बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। इतना बात हम लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे कि दोनों के बीच की दूरी 2d है और इनके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, वो भी बात लिख दे रहे हैं, देख लीजिए पूरी बात में लिख दे रहा हूँ। इतना है, इनके मध्य बिंदु, देखिएगा, इनके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है। एक बिंदु कौन है? एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, देख लीजिए, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना बात हमको सबसे पहले लिख देना है। इतना मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि इतना सीख लीजिए। क्या सीखना है? तो जो भी मैं लाइन लिखा हूं, इस लाइन को मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं, आप मेरा जो मैं बोल रहा हूं उसी को सुन के लिख लीजिएगा। आप लिखेंगे द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत रेखा को निरक्षीय रेखा कहते हैं और माना ए बी एक द्विध्रुव है, ए पर माइनस क्यू और बी पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। दोनों के बीच की दूरी 2d है और इनके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। इतना बात हमको लिख देना है, ठीक है। अब देखिए कंडीशन में आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए जो माइनस क्यू है, यो तो इस पे आवेश लगा रहा होगा और ये जो है ये भी तो इस पे आवेश लगा रहा होगा। अब कंडीशन क्या है? देखिए, इसके कारण भी यहाँ पे उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसके कारण भी यहाँ बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन बात यह है कि जो एकांक धनावेश हम मानते हैं, परीक्षण आवेश, वो प्लस में मानते हैं। तो प्लस में मानते हैं तो माइनस से आकर्षण करेगा, तो ये हमको मिलेगा इधर, और ये प्लस है और ये भी प्लस, तो ये विकर्षण करेगा और इसको हम लगभग मान लेते हैं यहाँ। अब मान लेते हैं ये वाला हमको मिल गया E1 और ये वाला हमको मिल गया E2। इतना हमको ध्यान से समझना है और यहीं से कहानी शुरू होती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर जो ये 2D है पूरा, तो ये कितने का हो जाएगा? D का, और ये कितने का हो जाएगा? D का। अब देखिए यहाँ पे यदि हम देखें, ये D है और ये R है, यानी ये आधार है और ये कण है। तो पाइथागोरस का प्रमेय हम यूज करते हैं और आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा कण का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा कण का स्क्वायर। अब देखिए कण मिलेगा कितना, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये मिलेगा d स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये पाइथागोरस के प्रमेय से निकाला गया है, इसको आप समझ सकते हैं। जितना ये निकलेगा उतना ही ये निकलेगा, तो ये भी निकलेगा d स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो उतना ही ये भी निकलने वाला है। अब हमको थोड़ा सीख लेना है, समझ लेना है कि कंडीशन क्या होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा देख लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, देख लीजिएगा, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिएगा क्या होगा, माइनस क्यू आवेश के कारण, अगर जो माइनस क्यू आवेश की हम बात करें तो इसके कारण इस बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E1 से व्यक्त किए। किससे व्यक्त किए? E1 से। क्या होता है? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा होता है बीच की दूरी। दूरी कितना है यहाँ से? AP स्क्वायर। दूरी का मतलब ये डायरेक्ट लिख देते हैं, दूरी का स्क्वायर यानी d स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये किस दिशा में है? तो P से किधर दिशा है इसका? देखिएगा A की ओर न है, तो लिख देंगे यहाँ पे PA दिशा में। किधर दिशा में है? PA दिशा में, ठीक है। अब PA दिशा में हो गया। अब हमको समझना है, ये तो बात फाइनल हो गया। प्लस माइनस क्यू आवेश के कारण, यहाँ लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, देख लीजिए, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की, देख लीजिए, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पे लिखा जाएगा तीव्रता।
और तीव्रता यहाँ पे हमको मिलेगा E2 इक्वल टू भी वही मिलेगा 4πε0। देखिएगा -q इस पे कर रहा था तो इधर बन रहा था, लेकिन +q कर रहा है तो दिशा इसका चेंज हो रहा है। मैं बता रहा हूँ किधर, तो ये हो जाएगा q बटा, इसके बीच की दूरी यही ना है, तो यहाँ भी वही हो जाएगा, यानी d² + r² का क्या हो गया होल स्क्वायर। और ये किस दिशा में है, तो b से p की ओर है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे bp दिशा में। किस दिशा में है, bp दिशा में। ठीक है, तो ये बात फाइनल हो जाता है। इतना कंडीशन हमको लिखना होता है। इसके बाद से हम ये देख पा रहे हैं कि E1 का मान और E2 का मान बराबर है। देखिए मैं यहाँ लिखूंगा कि E1 इक्वल टू E2, स्पष्ट है E1 और E2 आपस में बराबर है। जब E1 व E2 आपस में बराबर है तो हम करेंगे क्या, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मान लेते हैं कि PBA एगो कोण बना रहा है थीटा और PAB एगो कोण बना रहा है थीटा। यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है कोई बात नहीं। इसलिए अब देखते हैं कोण PAB बराबर कोण PBA बराबर कितना होगा थीटा। दोनों का मान थीटा ही है। तो जब इस थीटा को हम इस पे व्यक्त करना चाहेंगे तो जैसे ये लाइन खींचा गया है वैसे कि यहाँ पे हम लाइन खींच दे तो ठीक इसका परिणामी यही बताएगा। तो ये जितना कोण है उतना ही कोण ये बनेगा और जितना कोण ये है उतना ही कोण ये बनेगा। ठीक है, और ये यहाँ जैसे हमने खींचा यहाँ दो घटकों में बट गया। अब घटक क्या होगा, तो ऊपर वाला, अब देखिए ऊपर वाला ऊर्ध्वाधर घटक और नीचे वाला क्षैतिज घटक। इसको भी हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे लिख के दिखा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, करना क्या है पहले देख लेते हैं, समझ लेते हैं। यहाँ पे E2 है ना, तो ये बन जाएगा E2 साइन थीटा। अब ये घटक E2 साइन थीटा क्यों लिखा रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए। क्योंकि देखिए अगर जो मैं यहाँ से थोड़ी देर के लिए, अगर जो मैं यहाँ परिणामी वेक्टर से मैं इसको ऐसे मिला दूँ और इसको मैं ऐसे मिला दूँ तो ये बनता है 90 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। अब ये होता है लंब, ये होता है आधार और ये होता है कर्ण। तो चूंकि यहाँ पे लंब और कर्ण की बात की जाएगी तो लंब और कर्ण किस में आता है, साइन थीटा में। ऊर्ध्वाधर लेंगे ना तो साइन थीटा लेना पड़ेगा, इसलिए E2 साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमको मिल जाएगा E1 साइन थीटा। देख लीजिए E1 साइन थीटा। अब ये दो घटक में मिला है, ये E2 साइन थीटा और ये E1 साइन थीटा। और कंडीशन क्या है कि इसी का इधर घटक हम चेक करें तो यहाँ पे हमको मिल रहा है E2 cos थीटा और E1 cos थीटा। अब कंडीशन क्या, दोनों का दिशाएं इधर ही है। अब यही बात हमको लिखना होता है कि देखिए E1 और E2 परिणाम में माने E1 और E2 बराबर है, इसलिए कोण PAB और इसको अगर जो हम थीटा मान ले तो ये दो घटकों में विभाजित हो जाता है। कितने घटकों में लिख दे रहे हैं, दो घटकों में विभाजित होता है E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा। देखिए E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा परिमाण में बराबर है, परंतु विपरीत दिशा में होने के कारण, विपरीत दिशा में होने के कारण निरस्त हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाते हैं। और क्षैतिज घटक E1 cos थीटा E2 cos थीटा, ये क्षैतिज घटक है E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। ये जो है ये समान दिशा में है, समान दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अब एक बार आप इसको समझ सकते हैं, जो भी मैंने लिखा है इतना लिखते हैं। इसके बाद जो जुड़ने वाला कंडीशन है आप इसको जब बना लीजिए, मैं यहाँ पे इसको प्रूफ कर दे रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिएगा। एक बार मैं इसको रिपीट करने वाला हूँ, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ
और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको इतना ही लिखना होता है और इतना के बाद थ्योरी है छोटा सा, मैं उसको प्रूफ करके आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए स्क्रीनशॉट हो गया हो, आप एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि द्विध्रुव के अक्ष पर लंबवत रेखा को निरक्षीय रेखा कहते हैं और माना ए बी एक द्विध्रुव है, माइनस ए बिंदु ए पर माइनस क्यू और बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। उसके बाद से हमने लिखा कि दोनों के बीच की दूरी 2d है, इनके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P लिए, बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना लिखने के बाद हमने क्या किया कि माइनस क्यू आवेश के कारण भी यहाँ पे उत्पन्न होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और प्लस क्यू के कारण भी होगा। तो माइनस क्यू के कारण और प्लस क्यू के कारण मैंने लिख दिया। तो देखा कि ये दोनों बराबर है। जब ये दोनों बराबर है तो हमने क्या किया कि भाई जब बराबर है तो कुछ बात बदलेगा, बात बदल दिया मैंने, इसको थीटा बांट के इस थीटा को मैंने यहां दर्शा दिया और ये परिणामी जब मैंने यहां दर्शाया तो ये इसको दो भागों में विभाजित कर रहा है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज में। तो जो ऊर्ध्वाधर है वो E2 cos थीटा और E2 sin थीटा हो जाएगा और जो क्षैतिज है वो E1 sin थीटा और E1 cos थीटा हो जाएगा। अब हमने देखा कि E2 sin थीटा और E1 cos sin थीटा में दोनों विपरीत है, विपरीत दिशा में है। तो जब विपरीत है तो निरस्त हो जाएंगे और ये एक दिशा में है तो ये इसलिए जुड़ जाएंगे। ये बात हमने लिख दिया है और आप इसको जो है देख लीजिए। चलिए मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। मिटाने के बाद मैं आपको प्रूफ इसका फाइनल दिखाने वाला हूँ। तो मैं इस वाले कंडीशन को मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट हो गया होगा। तो चलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ और आपको कंडीशन डायरेक्ट बता रहा हूँ और यहाँ पे आपको थ्योरी बिल्कुल आसान मिलने वाला है और ये बिल्कुल फाइनल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फाइनल कराते हैं इसको। तो इसको मैं फाइनल करा दिया, देख लीजिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नहीं करना है। हमने लिखा था कि भाई जुड़ जाएगा, तो जो परिणामी तीव्रता होगा यहाँ पे लिख सकते हैं आप, परिणामी तीव्रता E इक्वल टू, देखिए E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है, समझ में आ जाएगा। E इक्वल टू, हमने एक बात बताया था E1 बराबर E2, बताया था कि नहीं बताया था। तो जब E1 और E2 आपस में बराबर है तो E2 के जगह यहाँ पे हम E1 लिख सकते हैं ना जी। तो E1 cos थीटा और E2 के जगह यहाँ पे हम E1 लिख दिए। E1 कौ गो E1 2E1 cos थीटा E इक्वल टू, अब देखिए कितना आसान बात है, क्या हमने बता दिया, 2 यहीं पे रहेगा। E1 का मान आपने देखा था 1/4πε0 Q बटा अंडर रूट में D स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, ये था ना। और cos थीटा मतलब आधार बट्टा कोण, आधार बट्टा कोण आपको कहाँ मिल जाएगा। तो आप देख लीजिए, आधार यहाँ पे D और कण यहाँ पे है, तो D बट्टा ये मिल जाएगा, तो ठीक है। तो D बट्टा अंडर रूट D स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये मिल जाएगा हमको। अब देखिए वर्ग से वर्गमूल क्या हो गया, कैंसिल हो गया। E इक्वल टू क्या मिलेगा, 2QD, ऊपर गुणा करा लीजिए, ठीक है। 1/4πε0 ये 2QD हो गया बटा, यहाँ पे क्या मिला, तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल है, D स्क्वायर प्लस R स्क्वायर है। और यहाँ पे देखा जाए तो इसका देखिए करणी का मान, यहाँ पे रूट का मान कितना 1/2, तो D स्क्वायर प्लस R स्क्वायर मान होता है इसका 1/2, ठीक है। अब देखिए आधार कितना आसान में बताने वाला हूँ, 1/4πε0 2QD बटा, इसका कुछ घात नहीं है तो कितना है, एगो है, इसका कितना है, आधा है। तो जब आधार बराबर होता है तो घातों को जोड़ लेते हैं, एगो आधा मिलकर होता है 1.5 गो, और 1.5 गो को हम 3/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया D स्क्वायर प्लस R स्क्वायर और इसको मैंने लिख दिया 3/2। कितना आसान बात है। यहाँ पे 2QD के लिए द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला होता है, P इक्वल टू रो इक्वल टू हम लिख देंगे, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, क्या समझना हमको, हजन D है ना, देखिए हजन D है ना, ये R के हिसाब से ना बहुत छोटा है, तो यहाँ लिख देंगे D लेस देन R, इसलिए D स्क्वायर R स्क्वायर की तुलना में बड़ी छोट है, इसलिए इसको छोड़ने पर छोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, देखिएगा 1/4πε0, यहाँ पे 2QD की जगह पे हम रो लिख देते हैं बटा, यानी द्विध्रुव आघूर्ण का, और D स्क्वायर को मैं छोड़ दिया, क्या बचा बाबू, तो R स्क्वायर पावर में क्या है 3/2, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, क्या बात है, हमको फार्मूला मिल गया 1/4πε0 और यहाँ रो बट्टा क्या मिल गया RQ, और फाइनल यही हमारा फाइनल फार्मूला है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, इसको इतना ही तो सॉल्व करना है, मात्र इतना ही सॉल्व करना, आपका फाइनल हो जाता है। तो आप वीडियो को देख लीजिए और आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितने ग्रुप आपके पास हो प्लीज़ शेयर कीजिए, ठीक है।
धन्यवाद।